स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु जान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से, जिनके व्यक्तित्व से और जिनके कृतित्व के कारण यह विधा और यह संस्था इस स्तर पर, इस उच्च स्तर पर आपके सामने खड़ी हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके आस पड़ोस बंधु बांधवों को, इष्ट मित्र को ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार वालों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, आज फैकल्टी के रूप में हैं, उनका पुनः स्वागत।
और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 2 में आयुर्वेदिक के साथ साथ चाइनीज पर। और बीएचबी का हमारा जो कोर्स है, हमारा इस सेमेस्टर 2 का, वो पूरा हो चुका है। हमारा चैप्टर चाइनीज में हमारा 9 है, वो थोड़ा सा रह गया है। तो वो 2-3 दिन का है, 5 क्लासेस उसमें हैं। और ऐसे ही 4-5 क्लासेस हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी हैं। तो वो भी हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम लोग इसको पूरा करने के बाद 3rd सेमेस्टर पर हम लोग आएंगे। तो पुनः उनका स्वागत, और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। मैडम, ओवर टू यू। नमस्ते सर, मैं अरविंद सर को प्रणाम और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज की, और सभी साथियों को भी मैं प्रणाम करते हुए आगे की चर्चा हम करेंगे। ये अभी डायग्नोसिस टिटाइस 7 का 9th चैप्टर चल रहा है और उसमें कुछ पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। उसमें डायग्नोसिस बाय लुकिंग में चाल ढाल, सर के बाल, चेहरे का वर्ण, ललाट, आंखें, इन सबको देख करके, और भी इसमें कई पॉइंट्स हैं, उन सब की चर्चा पहले हो चुकी है। आज हम करेंगे सुनकर निदान। तो आज की चर्चा का विषय है, यहाँ से शुरू हम करेंगे, डायग्नोसिस बाय हियरिंग। तो हियरिंग अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा उसके आगे ये है कि हियरिंग मतलब सुन करके, रोगी से पूछ करके उन सब चीजों को हम डायग्नोस करेंगे और कुछ खुद भी महसूस करेंगे कि किस तरह से हम सुन करके जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है उसको करते हुए हम आगे इस तरह से रोगी की डायग्नोसिस करेंगे। अब इसमें है, पहला है वाणी, ब्रीथिंग और खांसी। इन सब चीजों को देख करके और सुन करके भी हम डायग्नोसिस पेशेंट की करते हैं। तो वाणी जो है, सुन करके किस तरह से उसका निदान किया जाता है, इस बारे में ये है कि रोगी की वाणी अचानक चली जाए, सडन लॉस जैसा कभी कभी हो जाता है, तो इससे पता लगता है कि शरीर पर एक्सटर्नल विंड का अटैक हुआ है। ये अचानक जो होता है वो यांग टाइप होता है, और ये ट्रीटमेंट जब देते हैं तो रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जब हम एक्सटर्नल विंड अटैक का हम जब ट्रीटमेंट देंगे उसमें, तो रोगी धीरे धीरे उसमें ठीक होने लगता है। क्योंकि ये सडन लॉस वाणी का तभी होता है जब कोई दुखी समाचार मिलते हैं और उससे हार्ट पे इफेक्ट होता है, तो उस वजह से कई बार वो रोगी की वाणी चली जाती है। वो इतना शॉक्ड होता है कि रोगी की वाणी चली जाती है, तो वो विंड का आक्रमण कहलाता है। एक्सटर्नल विंड हीट का आक्रमण होता है। तो जब हम इस चीज का ट्रीटमेंट देंगे तो वो धीरे धीरे रोगी की आवाज वापस आने लगेगी, और रोगी जो उसको शॉक लगा है या किसी और रीजन से, वो रीजन ठीक होने लगेगा और उसकी वाणी वापस आने लगेगी। अब नेक्स्ट है, रोगी की वाणी धीरे धीरे कम हो जाए, ग्रेजुअली, कि आज तक अभी तो नॉर्मल बोल रहा है और आप जब कोई प्रॉब्लम है उसके थोड़ी दिन बाद हम देखते हैं तो वाणी रोगी की बहुत धीरे धीरे और कम आ रही है। हमको बार बार ऐसे कहना पड़ेगा कि थोड़ा तेज बोलो, और इस तरह की हमें कंडीशन कई बार आती है। तो जो ग्रेजुअली लॉस होती है उसमें लंग की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर लंग इन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर इन दोनों का हम देखेंगे किस तरह से आगे, मतलब लंग इन डेफिशिएंसी की सिम्टम्स देखेंगे और लंग की डेफिशिएंसी की सिम्टम्स देखेंगे, जो भी उसमें होगा उसका हम ट्रीटमेंट दे करके, उसके पॉइंट दे करके हम उनको हम टोन करेंगे। डेफिशिएंसी है तो उनको हम टोन करेंगे, और टोन करके जब हम देखेंगे तो धीरे धीरे पेशेंट की वाणी नॉर्मल होने लग जाएगी। ये इसमें लंग्स की एनर्जी कम होने लग रही है इस वजह से। और हम जब लंग को हम टोन करेंगे, लंग की डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे, तो वो धीरे धीरे वाणी वापस नॉर्मल होने लग जाएगी। तो लंग की डेफिशिएंसी का उपचार होगा LU7, LU9, गवर्निंग वेसल्स 12, UB13, CV6, CV17, ST36। अगर सिम्टम्स लंग की डेफिशिएंसी के हैं तो इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे, और अगर सिम्टम्स लंग्स इन डेफिशिएंसी के हैं जिसके पॉइंट हैं LU9, LU10, UB13, गवर्निंग वेसल्स 12, CV4,
CV12, CV17 एंड UB38, इनको भी हम टोन करेंगे क्योंकि डेफिशिएंसी है। तो जब हम इनको टोन करेंगे तो दोनों तरह के जो पेशेंट्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हमको मिलने लगेगा। अब अगर रोगी की वाणी तेज और तीखी है, लाउड साउंड कर रहा है और रूखा सा अलग तरह से इससे बोल रहा है, तो वो पता लगता है कि वो एक्सेस टाइप की प्रॉब्लम है। अब लीवर में ही एक्सेस होता है ज्यादातर, और भी रीजन होते हैं एक्सेस के, ऐसा नहीं है, बट लीवर में भी एक्सेस होता है। तो अगर उसमें एक्सेस है तो उस तरह के हम सिम्टम्स को चेक करेंगे, और लीवर के एक्सेस पॉइंट जब हम देंगे, एक्सेस टाइप का होगा तो उसके हम सिडेशन करेंगे तो रोगी ठीक होने लगेगा। अब रोगी की वाणी धीमी तथा पतली है, वीक वॉइस है और थिन वॉइस है, तो उससे भी पता लगता है कि रोगी की में डेफिशिएंसी टाइप रोग हो रहा है। तो उनको हम पॉइंट को उस तरह से, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को हम देखेंगे किस चीज की डेफिशिएंसी है, उसकी डेफिशिएंसी के हम पॉइंट देंगे तो रोगी धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलने लगेगा। अब रोगी बात ना करना चाहे या फिर हिचकिचाता रहे या अपनी बात करने में अनिच्छा व्यक्त कर रहा हो, तो उससे भी पता लगता है कि वो कोल्ड टाइप का उसमें सिम्टम है, कोल्ड टाइप प्रॉब्लम है उसकी। उसके हम अगर पॉइंट देखेंगे किस तरह की कोल्डनेस है, तो हम वो पॉइंट देंगे तो वो रोगी ठीक होने लगेगा। अब रोगी लगातार बोलता चला जाए, हम देखते हैं कभी कभी कोई किसी की सुनता ही नहीं है, वो अपनी अपनी कहे जाता है और वो लगातार बोले जा रहा है, तो उससे पता लगता है, जो लगातार मतलब अनवरत बोले जा रहा है, तो उससे लगता है कि वो हीट टाइप की है। और हीट टाइप को देखेंगे कि किसमें हीट है, हार्ट हीट है या अदर प्लेसेस पर हीट है, वहां पर अगर हम हीट को देखेंगे तो हमें उस तरह का ट्रीटमेंट तो उस पेशेंट को हमें देना पड़ेगा। ये हम डायग्नोसिस के तौर पर देख रहे हैं, तो हमें डायग्नोसिस में ये देखना ही पड़ेगा कि कौन से ऑर्गन से रिलेटेड हीट, कोल्ड और ह्यूमिडिटी या डेफिशिएंसी या एक्सेस है, उस तरह का हम देखेंगे। तो ये डायग्नोसिस हमें करना पड़ेगा। इन सब, ये हमारे डायग्नोसिस के पॉइंट्स हैं ये वाले। अब रोगी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, उससे पता लगता है लीवर में गड़बड़ी हुई है। लीवर फायर भी हो सकता है, लीवर यांग राइजिंग भी हो सकता है, और भी कई रीजंस हो सकते हैं जिससे कि हमें, जो ये डायग्नोसिस के आगे हमें पॉइंट्स अन्य चैप्टर में मिलेंगे, उनको हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस ऑर्गन में हीट वो एक्सेस है और किस में गड़बड़ी हुई है, उसको हमें देखना पड़ेगा। अगर रोगी रिरियाता हुआ सा, विम्परिंग करता हुआ बोले और क्षीण मतलब हल्की और इस तरह की लो साउंड और इस तरह की और डरी हुई साउंड हो, उससे पता लगता है कि लंग्स में गड़बड़ी हुई है। और लंग्स की में जब गड़बड़ी होगी तो हमें वो टोन करने पड़ेंगे, बट हमें ये डायग्नोज करना पड़ेगा कि ये लंग्स की ही डेफिशिएंसी है या अदर प्लेस की डेफिशिएंसी है। अब अगर रोगी कराहते हुए वॉइस में बोलता है तो पता लगता है किडनी में गड़बड़ी है, क्योंकि किडनी में जब गड़बड़ी होती है तो रोगी दुखी और परेशान और इस तरह का होगा। हमें इन सिम्टम्स को मैच करेंगे और तो हमें किडनी पर ट्रीटमेंट देना होगा। अब आता है, रोगी आया है और किस तरह की ब्रीथ कर रहा है, वो किस तरह की सांस ले रहा है, तो हमें ये खुद ऑब्जर्वेशन करना होगा कि किस तरह की सांस ले रहा है, तेज ले रहा है, हल्की ले रहा है या किस तरह की है, वो हमें देखना होगा। वो ब्रीथ किस किस तरह की होगी वो देखेंगे। अब अगर रोगी की श्वास तेज एवं आवाज करते हुए चल रही है तो पता लग रहा है तेज एक्सेस टाइप है। तो तेज कैसी होगी, जैसे सांस ले रहा है तो सांस की आवाज आएगी, बाहर या दूर, थोड़ी दूर पर भी कोई होगा तो उसको पता लगेगा यहाँ पर कोई दूसरा है जो तेज से सांसें ले रहा है, मतलब वो एक्सेस टाइप की प्रॉब्लम उसको हो रही है। अब रोगी की सांस अगर धीरे धीरे और वीक चल रही है, इससे पता लगता है डेफिशिएंसी टाइप रोग है। हमें कहाँ डेफिशिएंसी है ये देखना होगा और हमें उस तरह के ट्रीटमेंट पे, जनरली ये अस्थमा के रोगियों को होती है ये प्रॉब्लम, इस तरह की तेज ब्रीथिंग और हल्की ब्रीथिंग, तो वो हमें देखना होगा और हमें डेफिशिएंसी और एक्सेस का डिसाइड करके हमें उसके पॉइंट दे करके उनको टोन और सीडेड, डेफिशिएंसी में हमें टोन करने पड़ेंगे और एक्सेस में हमें सीडेड करने पड़ेंगे।
और हमें उस तरह से उनको ट्रीट करना पड़ेगा। अब खांसी आती है, खांसी बहुत सारी तरह की होती है, तो खांसी में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सेस टाइप है, तेज खांसी है या हल्की खांसी है, कमजोर आवाज की खांसी है। कमजोर आवाज की खांसी में भी डेफिशिएंसी की कोई हम देखेंगे, और तेज आवाज में हम देखेंगे कि वो एक्सेस टाइप के रोग प्रॉब्लम हो रही है। अब आता है सूंघकर। सूंघकर अगर हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जिससे हमारे डायग्नोसिस में और स्ट्रॉन्गनेस डायग्नोसिस होती है, और हम एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को हम सर्च करके पेशेंट को बेनिफिट दे सकते हैं। डायग्नोसिस वाइज स्मेलिंग में बॉडी स्मेल होती है, उसको हम देखेंगे कि रैंसिड मतलब खट्टी और इस तरह की जो स्मेल अगर पेशेंट अंदर आया है और इस तरह की उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, तो हमको एंटर करते ही हमें एहसास और हमें जज करना चाहिए कि ये लीवर टाइप का पेशेंट है, हमें इसमें लीवर टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। वो पॉइंट भी हमें एक ध्यान में रखते हुए डायग्नोसिस हमें करना चाहिए। अब आती है एक जले जैसी स्मेल। जब कोई चीज जलती है तो एक अलग तरह की स्मेल आती है। तो जलने का जो एक वो जो एक टेस्ट है वो है हार्ट का टेस्ट है। तो उसमें देखेंगे हम हार्ट की प्रॉब्लम है और उस सिम्टम्स को हम मैच करेंगे, तो हमें हार्ट टाइप प्रॉब्लम अगर मिलती है तो हमें, और बर्न जैसी स्मेल आ रही है, तो हमारा डायग्नोसिस और भी स्ट्रांग हो जाता है कि हमें इस चीज पे डायग्नोस करके हमें ट्रीटमेंट हार्ट पर देना चाहिए। अब आते हैं स्वीट स्मेल, मीठी मीठी स्मेल। अब हम देखते हैं कि स्पीलिन एंड स्टमक का टेस्ट कैसा है, मीठा है, तो ये स्मेल भी उसी तरह की उसमें होगी। अब देखते हैं कि मीठी स्मेल किस तरह की होती है। तो हम देखेंगे कि कभी हम मिठाई की दुकान पर जाते हैं और वहां पर जो एक मीठी स्मेल मिठाइयों से भरी हुई होती है, वहां पर एक स्मेल आती है, तो हम उस स्मेल को हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा इस तरह की मीठी स्मेल होती है। और अगर इस तरह के हमें सिम्टम्स मिलते हैं सूंघने पर, तो हमें स्प्लीन पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब आती है अति दुर्गंधित बदबूदार, जो हमें बिल्कुल कभी पसंद नहीं आती है, इस तरह की जो बदबू होती है, तो वो लंग टाइप के पेशेंट्स में हमें आने लगती है, तो हमारा डायग्नोसिस लंग्स पर जाना चाहिए उस चीज में। अब आती है सड़ी हुई स्मेल, इतनी तेज स्मेल की जब कभी हम कहीं से जाते हैं और सड़ी हुई स्मेल आती है, हम नाक बंद कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल सहन करने वाली स्मेल नहीं होती है। अगर इस तरह की स्मेल आती है तो वो किडनी टाइप का वो पेशेंट है। हमें उस चीज किडनी पर ध्यान दे करके और सिम्टम्स को देख करके हमें इस तरह का डायग्नोसिस हमें रोगी का करना चाहिए। अब कोई तीव्र स्मेल से पता लगता है। अब जो तीव्र है वो किस टाइप की हो सकती है, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, या बड़ी गर्मी के कारण भोजन आदि की पाचन प्रक्रिया सड़ जाती है, जैसे फल सब्जी आदि गर्मी में सड़ जाते हैं। फ्रिज में ठंडे रहने के ज्यादा समय तक नहीं सड़ते, पर उसी प्रकार गर्मी में बढ़ने से दुर्गंधित स्त्राव निकलने लगते हैं उनमें से। तो जब इस तरह की स्मेल हम देखेंगे कि इस तरह का जो एक दुर्गंध जो आ रही है, हमें वो हमें देखना पड़ेगा। कोई गंध ना आए, इससे पता लगता है शरीर में ठंड बढ़ी हुई है। कोल्डनेस का हमें इस तरह का हमें जज करना होगा। मुंह से सांस व दुर्गंध आए तो पता लगता है कि स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। कई बार कोई बोलता है या पास में बैठा होता है या कुछ है, तो हमें उसके मुंह से स्मेल आती है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसके स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। उसको हीट टाइप के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ये हैं P6, CV12, CV13, SP6, ST21, 25, 36 और 44 एंड 45। इसमें ये जो सारे पॉइंट हैं, जो मुंह से एक साधारण जो स्मेल आती है, हम उसमें इनको यूज कर सकते हैं। बट बहुत ही तेज आ रही है, उसके लिए हमें मतलब मेथड नंबर, इसमें प्रोटोकॉल नंबर 2 भी दिया हुआ है, जो अति दुर्गंधिक है, तीव्र दुर्गंध है। उसके लिए हमें लीवर को भी लेना पड़ेगा उसके अंदर हमें, तो LU7, लीवर 3, हार्ट 5 एंड हार्ट 9, गवर्निंग वेसल्स 26 और LI4 को लेंगे और इनको हम सीडेट करेंगे। ये दोनों ही प्रोटोकॉल में हमें सीडेट करना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई है, एक्सेस टाइप है, तो हम रोगी का वो प्रॉब्लम है जो वो हम सॉल्व कर पाएंगे।
अब अगर मल व मूत्र में तीव्र दुर्गंध आ रही है तो हमें पता लगता है कि पेशेंट हीट टाइप का है। ये सारे हमें ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हमें कभी कभी रोगी से पूछना भी पड़ता है कि अगर ऐसा है क्या, तो वो रोगी से अगर हम पूछेंगे वो हाँ कहेगा तो हमें उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब यूरिन में दुर्गंध आए तो उससे पता लगता है कि हीट एवं ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ी है। अब हीट भी बढ़ी हुई है और ह्यूमिडिटी बढ़ी है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है इन्फेक्शन। तो अगर यूबी में इन्फेक्शन है या कहीं और इन्फेक्शन है तो ज्यादातर हम यूबी में ही इन्फेक्शन का हम देखते हैं कि यूटीआई जैसी प्रॉब्लम जो होती है हम उनको उन पॉइंट्स को हमें लगाना पड़ेगा। यूटीआई की प्रॉब्लम काफी बार सुनने में भी आती है, तो वो ह्यूमिडिटी ही बढ़ी हुई होती है उसमें, और उन पॉइंट्स को भी हमें सिडेशन ही करना पड़ेगा। अब आता है डायग्नोसिस बाय आस्किंग। हम रोगी से पूछेंगे कि क्या किस तरह से एक्सेस है, कोल्ड है, वो हमें सिम्टम्स अगर हम दिखेंगे, इसमें 3 टाइप का बताया है कि इसमें प्यास लगे तो उससे पता चलता है कि ना लगे तो पता लगता है कोल्ड टाइप है। अगर पेशेंट को प्यास नहीं लग रही है, दिन भर में वो 1-2 ग्लास पानी पी रहा है और वो बीमार है, तो हमें पता लगेगा कि कोल्ड टाइप की है, क्योंकि उसकी पानी पीने की इच्छा ही नहीं हो रही है। और जब इच्छा नहीं होगी तो वो पानी भी कम पिएगा, क्योंकि अंदर ठंडक है, तो ठंडक की वजह से उसको पानी पीने का मन ही नहीं करेगा। इवन देन प्यास भी नहीं लगेगी उसको। बट प्यास लगे और इससे पता लगता है कि रोगी हॉट टाइप है, वो बहुत ज्यादा पानी पी रहा है। कभी कभी तो 4-4 5-5 लीटर पीने वाले पेशेंट भी देखने को मिलते हैं कि वो इतना पानी पी जाते हैं, फिर भी उनका मुंह कभी सूखेगा या उनको प्यास लगती रहेगी। इस तरह के भी पेशेंट्स हमें मिलते हैं। एंड चिली एंड फीवर, मतलब ठंडा एंड सर्द और गर्म वाले भी पेशेंट्स हमको मिलेंगे। सर्द गर्म वाले पेशेंट हम ऐसे होंगे जिनमें ह्यूमिडिटी टाइप होगा कि उन्हें प्यास तो लगेगी पर वो पी नहीं पाएंगे पानी को। इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे वो कोल्ड एंड मतलब सर्द गर्म वाले होंगे, उस तरह के पेशेंट होंगे। और चिलीनेस के कारण जिनको जो कोल्डनेस होगी उनको रोगी को ठंड लगेगी और रोगी बाहर जाना पसंद नहीं करेगी। उन्हें बाहर जाना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अंदर भी कोल्ड है, और वो अपने बिस्तर में से निकलना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो कोल्ड टाइप उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर पेशेंट फील कोल्ड एंड हैज अवर्जन टू कोल्ड, ऐसा 2 कारणों से होता है। मतलब कोल्ड से वो ऐसे हेट करेगा कि भाई मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं बाहर जा सकता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा बाहर निकलना, इस तरह के। तो पहला तो होगा अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड। आजकल हम लोगों ने देखा सर्दी के समय चल रहा है, एक्सटर्नल विंड कोल्ड काफी पेशेंट्स को हो जाता है। तो उसमें हमें एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक जनरली लंग्स पर होता है। जनरली क्या मतलब लंग्स पर ही होता है। हमें उस तरह के पेशेंट्स हमें इन दिनों काफी देखने को मिलेंगे। दूसरा आता है गर्मियों में होता है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट। वो ज्यादातर गर्मियों में होता है और उसकी वजह से बुखार भी कभी कभी आ जाता है। जाड़े में चिलिंग आमतौर पर अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड के कारण होता है, और गर्मी में ये भी बताया कि अटैक ऑफ विंड हीट गर्मियों में होता है। अब विंड कोल्ड इन्वेंशन में ज्वर हो सकता है तथा रोगी बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। कभी कभी कोल्ड का अटैक भी होता है, तब भी फीवर हो जाता है, वो भी पेशेंट बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। ये एक ग्रेटर यंग चैनल है, उसके उसमें 6 स्टेजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रिपल बार्मर और गॉल ब्लैडर चैनल होता है। ये इसके इसमें 6 टाइप के पैटर्न्स होते हैं। तो इनमें ग्रेटर यंग चैनल टाइप प्रॉब्लम है ये, तो हमें उन पे ट्रीटमेंट दे करके, और ये विंड कोल्ड अटैक का जो है उसके साथ फीवर का भी हमें ट्रीटमेंट दे करके हमें उन सब चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, पेशेंट को लाभ देना पड़ेगा। विंड हीट में ज्वर की प्रधानता रहती है और ठंड थोड़ी थोड़ी लगती है। दिस इज अ डिसीज ऑफ द डिफेंसिव की लेवल इन 4 लेवल टाइप ऑफ डिजीज। ये डिफेंसिव की जो है उसकी वो इफेक्टेड हो गई है, वो उसकी डिफेंस सिर्फ नहीं मतलब की जो है वो वीक हो गई है, इस वजह से उसको इस तरह के विंड हीट का अटैक हुआ है। तो हमें विंड हीट के जब हम पॉइंट देंगे तो वो पेशेंट को ये हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा हमें कि ये विंड टाइप है या वो हीट टाइप है या कोल्ड टाइप है।
अब आता है अगर ज्वर ना हो, ठंड ना लगे, इससे पता लगता है कि इंटरनल हीट टाइप ऑफ डिजीज है। ये ब्राइट यांग स्टेज इस चैनल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो रही है। अब तीसरा आता है पारापारी ठंड लगे और ज्वर हो। पारापारी ठंड लगे मतलब एक कभी ठंड लगे उसको और कभी गर्मी लगे, कभी फीवर आ जाए उसको। तो ये एक्सटर्नल विंड कोल्ड, वो एक्सटर्नल विंड हीट का आक्रमण हुआ है। ये लेजर यांग ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर चैनल के एक्सेस में है ये प्रॉब्लम इस तरह की उसमें, तो हमें उस पर ट्रीटमेंट देकर के करना पड़े। क्योंकि ट्रिपल वार्मर जो है वो अपना वार्मर है, अपर वार्मर, लोअर वार्मर एंड मिडिल वार्मर है। हमें उस हिसाब से इसको देख करके हमें ट्रीटमेंट इसमें करना पड़ेगा। अब अगर रोगी को ठंड लगे और कपड़ा ओढ़ने पर ठंड घट जाए तो इससे पता लगता है कि शरीर में यांग की डेफिशिएंसी और इंटरनल कोल्ड कंडीशन हो गई है, और हम उसको ट्रीट करेंगे तो पेशेंट को बेनिफिट मिलने लगे। अब एक और आता है कि कभी कभी हमने देखा है कि पेशेंट के ऊपर हम 1 2 3 चीजें उड़ाते चले जा रहे हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर भी उसको ठंड लगती ही जा रही है। वो कैसी है? वो विंड कोल्ड टाइप की प्रॉब्लम है। उसमें फीवर भी हो जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा फीवर इसमें दिखाया है, बताया है। और जब वह ठंड से कांपता है तो रजाई ओढ़ने पे भी कभी कभी ठीक नहीं होती है। उस तरह का अगर हमें है तो हमें उस विंड कोल्ड का पॉइंट दे करके हमें पेशेंट को बेनिफिट देना पड़ेगा। और जब हम उसके पॉइंट लगाएंगे, वो भी हमें सिडेशन ही करना पड़ेगा। जब विंड कोल्ड का अटैक है उसको सिडेट करेंगे तो रोगी ठीक होने लगेगा। अब रोगी को मंद ज्वर हो और तीसरे पहर में बढ़ जाए तो वो इनडेफिशिएंसी है। मतलब शाम के समय अगर उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसका बुखार बढ़ रहा है, तो हमको वो देखना चाहिए कि वो इन टाइप की है। अब इन कई जगह होता है, हमें देखना पड़ेगा कि किडनी इन है या हार्ट इन है या लीवर इन है, वो सारी चीजें हमें देख करके इनका ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। अब रोगी को केवल तीसरे पहर में तो इन टाइप डेफिशिएंसी हो, अब रोगी को लगातार मंद ज्वर बना रहे, तो इससे पता लगता है ह्यूमिड हीट टाइप का रोग हुआ है। यानी कि शरीर में इन्फेक्शन है कहीं पर, और उस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को धीरे धीमा फीवर हो रहा है। अगर हम ह्यूमिड हीट के पॉइंट देंगे तो वो पेशेंट को मतलब डायग्नोज करेंगे और उसके हिसाब से हम उसका पॉइंट देंगे तो उसमें इन्फेक्शन दूर होने लगेगा, और जब इन्फेक्शन दूर होगा तो फीवर उसका जाता रहेगा। अब आता है पसीना। पसीने को देख करके भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट किस तरह का है। अब ये सारे जब एक पेशेंट में सब चीजें मिलेंगी तो हमको प्रोटोकॉल एक ही मिल जाएगा हमें, और उस हिसाब से हम डायग्नोसिस करके एक एक प्रोटोकॉल से हम पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। अब आता है पसीना किस भाग में आ रहा है, किस समय आ रहा है, पसीने की मात्रा कितनी है, ज्यादा है या कम है, और पसीने की क्वालिटी कैसी है। तो पसीने के बारे में हम क्या क्या जानकारी लेंगे पेशेंट से, ये हम देखेंगे। कि पसीना आने का मतलब है शरीर में कमी की स्थिति। जब डेफिशिएंसी होती है तो पसीना ज्यादा आता है, और वो लंग की डेफिशिएंसी के कारण भी पसीना आ सकता है, और हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है। नो स्वेटिंग मींस मतलब पसीना ना आने का मतलब शरीर में अधिकता की स्थिति है। मतलब ये है कि अगर रोगी को पसीना ही नहीं आ रहा है तो मतलब वो एक्सेस टाइप की प्रॉब्लम है, और पसीना मतलब और किस टाइप की है ये हमें देखना होगा। अब आता है कि पसीना आने का कारण यांग या इन की कमी होना। कभी यांग कम होता है तो भी पसीना आता है, और इन कम होता है तो भी पसीना आता है। किस तरह का आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या शाम को आ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, और इन यांग का डिसाइड हम उसी हिसाब से करेंगे इसके अंदर। एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग मतलब पसीना ना आने का कारण यांग या गर्मी की अधिकता, अथवा नम गर्मी की अधिकता। नम गर्मी का मतलब है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड हीट को कहेंगे हम नम गर्मी। तो अगर ह्यूमिड हीट भी है तो भी पसीना नहीं आएगा, और यांग भी है तो भी पसीना नहीं आएगा, एक्सेस में भी पसीना नहीं आएगा, मतलब उसमें ही आएगा, डेफिशिएंसी में ही पसीना ज्यादा आएगा, स्वेट। अब आता है सर के क्षेत्र में पसीना आमाशय में गर्मी के कारण या आद गर्मी के कारण होता है। कभी कभी हम देखते हैं
कि पसीना आ रहा है, पेशेंट को खाना खाते खाते बहुत पसीना आ रहा होता है, तो मतलब हमें स्टमक हीट का एहसास होता है कि हम उस समय स्टमक हीट है और पेशेंट को हेड पे मतलब सिर में यहाँ पर ऊपर की तरफ पसीना आ रहा है, और ह्यूमिडिटी के कारण भी यहीं पे पसीना आता है, और पर वो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। अब एक ललाट पर पसीने आने का कारण स्टमक स्प्लीन की डेफिशिएंसी भी होती है। यहाँ पर अभी हमने देखा एक्सेस टाइप थी, और अगर ललाट पर यहाँ सामने माथे पर पसीना आ रहा है तो हम देखेंगे स्टमक या स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण यहाँ पर पसीना आता है। अगर पेशेंट को आ रहा है तो हमारा डायग्नोसिस और स्ट्रांग होता चला जाएगा कि हाँ, स्टमक एंड स्प्लीन की ही डेफिशिएंसी है। हाथों में पसीना आने का कारण फेफड़ों में लंग की डेफिशिएंसी होता है। अगर हाथों में पसीना आ रहा है, हथेली में पसीना काफी आ रहा है, तो हमें लंग की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देंगे, तो हथेली पे पसीना आना भी कम हो जाएगा, और अदर सिम्टम्स भी अगर मैच हो रहे हैं तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाएगा। अब आता है सारे शरीर में पसीना आने का कारण भी यही हो सकता है। लंग की डेफिशिएंसी ही एक कारण बन सकता है कि पूरे शरीर में भी पसीना आने का कारण लंग की डेफिशिएंसी है। अब हथेली, तलवे एवं छाती में पसीना आने का कारण इनकी डेफिशिएंसी है। तो अब देखेंगे कि अगर हथेली पे अकेली पे आ रहा है तो लंग की डेफिशिएंसी हो गया, पर तलवे में भी आ रहा है, छाती में भी पसीना आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से इनकी डेफिशिएंसी है, और इनकी डेफिशिएंसी के हमें पॉइंट देने पड़ेंगे। ये डेफिशिएंसी के पॉइंट को हमें टोन करना पड़ेगा। दिन में पसीना आने का कारण यांग डेफिशिएंसी है, और अगर दिन में पसीना आ रहा है तो देखा यहाँ पे पीछे ऊपर था शाम की डेफिशिएंसी हो रही है, वो इनकी डेफिशिएंसी है तो शाम को पसीना आ रहा है, और यांग की डेफिशिएंसी है तो दिन में पसीना आ रहा है। इन दोनों से हमें डिफरेंस कर सकते हैं कि यांग और इन की डेफिशिएंसी पेशेंट को कौन सी डेफिशिएंसी है। अब रात में पसीना आने का कारण भी इन डेफिशिएंसी हो सकता है। रात में पसीना अगर पेशेंट को आ रहा है तो भी इन डेफिशिएंसी ही कारण होगा। बात है ज्यादा ठंडा पसीना आने का कारण यांग की अत्यांत मतलब एक्सेस कमी हो गई है, मतलब कोलैप्स की कंडीशन होने लग रही है, और बहुत ज्यादा जैसे हार्ट यांग कोलैप्स जब होता है तो उस समय पेशेंट को बहुत पसीना आएगा। हमें उस समय पसीने को रोकना चाहिए अगर हार्ट यांग डेफिशिएंसी है तो। और अब आया ललाट पर बूंद बूंद तेलीय पसीना। अगर ऑयली पसीना है, पता लग रहा है शरीर में यांग बहुत ज्यादा गिर गया है और यहाँ पर पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में है, तो हमें इस चीज का एहसास होने लगेगा, हम उसके पॉइंट देंगे तो पेशेंट को इमीडिएट बेनिफिट मिलने लगेगा। अब अगर पसीना तेल के समान चिकना है तो इसका कारण शरीर में यांग की डेफिशिएंसी हो गई। देखो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा बहुत गहराई से, और जब इस तरह के डिफरेंसेस को हम देख पाएंगे तो हमारी डायग्नोसिस और भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। अगर पीले रंग का पसीना आता है तो इसका कारण शरीर में नम गर्मी का बढ़ना होता है, मतलब ह्यूमिड हीट का बढ़ना होता है। अगर पीले रंग का पसीना आ रहा है, देखते हैं कभी कभी कपड़े किसी किसी के पीले होने लग जाते हैं, पसीना आया और वो पीला रंग निकलता भी नहीं है, कई बार तो किसी किसी का निकल भी जाता है, तो हमें ये डिसीजन ले पाएंगे हम कि उसमें ह्यूमिड हीट है, और अगर हम ह्यूमिड हीट के पॉइंट देंगे और वो सीडेट करेंगे तो हम वहां पर पेशेंट को इस तरह का बेनिफिट दे पाएंगे, और डायग्नोसिस भी हमारा हीट टाइप का है ये हो मतलब हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब चिकित्सकों को सर दर्द का उपचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर दर्द हम देखते हैं कि बहुत सारी तरह का होता है, तो हमें किस टाइप का हेडेक हो रहा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस किस टाइप के जब सिर दर्द होता है तो हमें क्या क्या डायग्नोसिस उसमें मिलते हैं। कब सर दर्द प्रारंभ हुआ, कितने समय से हो रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। किस समय सर दर्द हो रहा है, हमें ये देखना होगा, और सर के किस भाग में दर्द हो रहा है हमें ये देखना होगा। सबसे पहले हमें इन 3-4 पॉइंट्स को हमें देखना होगा। इनके बाद जब हम उसको और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस किस तरह का और इसमें डिफरेंसेस हैं, वो हमें ध्यान में रखने होंगे। अगर सर दर्द अभी कुछ समय से प्रारंभ हुआ है तो इसका कारण
बाहरी वात मतलब एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक का हमें पता लगेगा, और वो हम अगर पॉइंट देते हैं तो उससे पेशेंट को बेनिफिट मिलने लगेगा। अब आता है एक और आता है विंड कोल्ड का अटैक हुआ है तो ये होगा। अब आएगा अगर सरदर्द पुराना है और सरदर्द धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, इसका कारण इंटरनल कॉज है, इंटरनल कारण है, उस कारण को हमें खोजना पड़ेगा। दिन के समय सिर दर्द हो रहा है तो यांग की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर यांग की डेफिशिएंसी है तो हमें यांग की डेफिशिएंसी को पता करके और उसके पॉइंट्स को हमें टोन करना पड़ेगा। इवनिंग टाइम में हेडेक ड्यू टू इनडेफिशिएंसी और ब्लड डेफिशिएंसी। इसमें देखो शाम को जो सर दर्द हो रहा है उसके दो कारण हो सकते हैं, इनकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है और ये ब्लड की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अब दोनों डेफिशिएंसी के कारण हमें पता करके और हमें या तो ब्लड डेफिशिएंसी के या इनडेफिशिएंसी के हम पॉइंट देंगे, दोनों को हम टोन करेंगे तो डायग्नोसिस हमारा और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब ललाट का सर दर्द आमाशय में गर्मी बढ़ने या बड़ी आंत में स्टमक चैनल एक्सिस में रक्त की कमी से भी हो सकता है। तो ये भी एक जो ललाट का सिर दर्द है, जो यहाँ सामने अपने कई बार हेडेक होता है वो ठीक नहीं मतलब हो रहा है, तो स्टमक के कारण भी हो सकता है और डेफिशिएंसी रक्त की डेफिशिएंसी मतलब ब्लड डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। हमें उससे और रिलेटेड हमें पॉइंट्स मिलते रहेंगे, तब हम उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो हमें इन डिफरेंसेस को हम बहुत इजीली कर पाएंगे। कनपटी का दर्द, कनपटी का दर्द सर के पार्श्व भाग में होगा, साइड में यहाँ कनपटी होती है अपनी, यहाँ पर जो दर्द होगा वो लेजर यांग ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर के एक लॉन्ग चैनल है, इसमें इसकी वजह से होगा ये हमें देखना पड़ेगा। और किस किस टाइप का होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल विंड कोल्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल विंड हीट और ड्यू टू एक्सटर्नल लीवर एंड गॉल ब्लैडर हीट राइजिंग। हमें इन तीन के कारण भी ये हेडेक हमें मिल सकता है। लीवर में हीट बढ़ेगी तो कनपटी में दर्द होगा, तो हमें लीवर 2, लीवर 3, गॉल ब्लैडर 13 और गॉल ब्लैडर 20 पर हम उपचार देंगे। इन पॉइंट्स को हम सीडेट करेंगे तो लीवर में हीट कम होने लगेगी और दर्द जाता रहेगा। गॉल ब्लैडर में हीट बढ़कर सर के पार्श्व भाग में अगर दर्द है तो हमें गॉल ब्लैडर 24, 34, लीवर 14, CV12, TW6, LI11, UB18, UB19 एंड UB20 पर हम इन पॉइंट्स को अगर हम सीडेट करते हैं और इन पर हम उपचार देंगे तो हेडेक में रोगी को लाभ मिलने लगेगा। अब आता है वर्टेक्स हेडेक, सर के सबसे ऊपरी भाग में सर दर्द है तो लीवर में ब्लड की कमी है या पेरिकार्डियम के कारण हमें लीवर चैनल एक्सिस से रोग का कारण बन सकता है। अब लीवर में ब्लड डेफिशिएंसी है तो पूरी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, सभी जगह ब्लड की डेफिशिएंसी होने लगेगी, हार्ट को भी ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो उस कारण से जब ब्रेन को हमें मतलब प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो इसका कारण हेडेक हो सकता है, हेडेक इस कारण से हेडेक हो सकता है। अब जब ये हेडेक होगा तो हमें उस ब्लड डेफिशिएंसी को हमें दे करके हम पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। उसमें लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट को हमें टोन करना पड़ेगा और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट होंगे P6, लीवर 2, लीवर 3, गवर्निंग वेसल्स 25, 26 एंड SP6 को हम टोन करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा पेशेंट को। अब पेरिकार्डियम चैनल से भी अगर पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी होती है तब भी यही ऊपर की तरफ ही हेडेक होगा, क्योंकि वो ब्रेन की मेरिडियन है पेरिकार्डियम और उस वजह से वहां पर डेफिशिएंसी हो रही है तो हॉलोनेस होगी या कुछ इस तरह के सिम्टम्स हमको मिलेंगे। उससे डिसाइड हो जाएगा कि लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है या पेरिकार्डियम की डेफिशिएंसी है। तो हम सॉरी हम उस तरह से डिसाइड करके इन दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब सारे शरीर में सर दर्द का कारण बाहरी वात का आक्रमण भी हो सकता है। ये अगर पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है तो हमें एक्सटर्नल विंड का पता लगेगा और हमें इन पॉइंट्स को हमें सीडेट करना पड़ेगा। LU7,
Li4, UV12 गवर्निंग वेसल 16 एंड CV17 को हम सीडेट करेंगे। विंड कोल्ड अटैक का हमें पता लग रहा है, तो हमें ये पॉइंट को सीडेट करके हमें ये हमारा मतलब डायग्नोसिस हम इस तरह से करके इन पॉइंट्स को देंगे। अब गर्दन के पीछे, यहाँ ये गर्दन के पीछे जो SI की चैनल और यूरिनरी ब्लैडर का जो एक्सेस बनता है, उसके कारण से दर्द आ रहा है, तो भी हमारे हेडेक होगा कई बार। और गर्दन के पीछे से ये दर्द जा रहा है, तो हमारा इसमें ये देंगे कि ये पॉइंट्स देंगे इसमें SI3, SI6, UB10, UB60, LU7, Li7, तो Li4, गवर्निंग वेसल्स 14 एंड गवर्निंग वेसल 16। SI का टाइम होता है एक्चुअल में 1 से 3 का, और UB का होता है 3 से 5 का। जब SI से ऊर्जा UB में जाने में इसमें कोई वो प्रॉब्लम हो रही है, या तो स्टैसिस हो रहा है या स्टैग्नेशन हो रही है, तब हमें गर्दन के पीछे दर्द और इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको मिल सकती है। इट मे बी 2 टाइप, अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, ये भी 2 तरह से हो सकता है, और इंटरनल किडनी डेफिशिएंसी, इन दोनों के कारण भी ये वाली प्रॉब्लम हमें मिल सकती है। अब एक्सटर्नल विंड कोल्ड के पॉइंट अभी बताए, वैसे दोबारा बता देती हूँ। LU7, Li4, UV12 गवर्निंग वेसल 16 एंड CV17, इनको हम सीडेट करेंगे। पर अगर इंटरनल किडनी डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, तो हमें इन पॉइंट्स को हमें टोन करना पड़ेगा। वो पॉइंट्स हैं K3, CV4, UB23, 47 और गवर्निंग वेसल्स 4 को हम, ये किडनी की के पॉइंट हैं, इनको हम टोन करेंगे, तो पेशेंट को प्रॉपर लाभ मिलने लगे। अब और भी तरह के जो हेडेक हैं वो हम देखेंगे इसमें। सर भारी लगना, हैवीनेस, हेड टाइप ऑफ द ड्यू टू ह्यूमिडिटी और फ्लेम, कभी कभी कफ जमा हो जाता है, कफ के कारण भी या ह्यूमिडिटी के कारण भी हमें हेडेक मिलता है। इट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ किडनी, ये डेफिशिएंसी के। और दूसरा है सर के अंदरूनी भाग में जो दर्द होता है, जो मस्तिष्क को चोट पहुंचा रहा है, तो ये ड्यू टू किडनी डेफिशिएंसी के हो सकते हैं। ये कभी कभी ब्लड प्रेशर के कारण भी हो जाता है, क्योंकि किडनी भी ब्लड प्रेशर को देखती है, मतलब किडनी के कारण भी कभी कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसमें होता है थ्रोम्बोपोएटिन टाइप का एक हार्मोन होता है, वो वहां से सीक्रेट होता है। तो इस नाम का हार्मोन जो सीक्रेट होता है, तो वो बीपी को कंट्रोल करता है। जब वो कभी नहीं होता है, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो हमें किडनी डेफिशिएंसी के हम पॉइंट लगाएंगे, की डेफिशिएंसी के, तो उससे बेनिफिट पेशेंट को हमें मिलेगा। अब आता है भारीपन का दर्द तथा टपकन एवं स्पंदन युक्त दर्द। ऐसे मतलब कुछ इस तरह का होगा कि कभी हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट टाइप का फील होगा हमें हेडेक, तो हमें पता लगेगा कि इसमें देखेंगे हम लीवर यांग राइजिंग, लीवर का अटैक ब्रेन पर हो गया है और वो राइज कर गया है, मतलब जो हीट है, यांग मतलब जो हीट है वो राइज कर गई है। तो हमें उसके पॉइंट हम देखेंगे, लीवर 3, लीवर 8, UB18, SP6, K3, गॉल ब्लैडर 20 एंड गवर्निंग वेसल 16, इनको हम सीडेट करेंगे, तो पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा। अब ये हेडेक को हमें इस तरह से डिफरेंशिएट करके हम प्रॉपर एक प्रोटोकॉल को हम डिसाइड कर सकते हैं। सर में छोटे से स्थान पर सुई सी गड़ना, सुई जैसा पिंचिंग पेन जैसे कहीं हो रहा है, तो हमें देखेंगे कि स्टेसिस ऑफ ब्लड हो रहा है, मतलब ब्लड में कहीं रुकावट हो रही है, तो हमें देखना होगा। सर दर्द के साथ साथ होगा हवा अथवा ठंड अच्छी नहीं लगना, वो ड्यू टू एक्सटर्नल अटैक होगा, उसको हम सीडेट करेंगे। ठंड के कारण होगा, अगर ठंड के कारण बढ़ गया है वो दर्द, वो कोल्ड टाइप का होगा, उसको भी हमें सीडेट ही करना पड़ेगा। और गर्म से अगर दर्द बढ़ रहा है, तो वो हीट टाइप का होगा, हमें सीडेट ही करना पड़ेगा। थकान से दर्द बढ़ जाना व विश्राम से घट जाना। अब देखिए, इसमें अगर कोई पेशेंट है, वो आराम कर रहा है तो दर्द कम हो रहा है, और अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो दर्द बढ़ रहा है, इसका मतलब डेफिशिएंसी है। अब डेफिशिएंसी कहाँ है, उसके हम पॉइंट देखेंगे,
और उसके हिसाब से हमें उन पॉइंट्स को हमें टोन करना पड़ेगा। अब आता है डिजीनेस, चक्कर आना। चक्कर भी कई कारण से आ सकते हैं, कभी सर्वाइकल से भी आ सकते हैं, डेफिशिएंसी भी आ सकते हैं और एक्सेस से भी आ सकते हैं। वो हमें डिफरेंस इन सब चीजों को देख करके पता लगेगा। एकाएक चक्कर आ जाना वो एक्सेस कंडीशन बताता है, और एक्सेस कंडीशन किस चीज की है वो हमें देखनी पड़ेगी। अब ग्रेजुअली कभी मतलब ग्रेजुअली चक्कर आ रहे हैं, वो डेफिशिएंसी के कंडीशन बताता है। अब चक्कर चार प्रकार के होते हैं। सब डिजीनेस, जोर का चक्कर आना, इसमें सभी चीजें घूमती हुई लगती हैं, व्यक्ति संतुलन, खड़ा नहीं हो पाता, अपना बैलेंस खो देता है, व्यक्ति कभी कभी गिर भी पड़ता है। तो ये एक्सटर्नल विंड, इंटरनल विंड के कारण होता है कि शरीर में वायु बढ़ गई है, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को, तो हमें पॉइंट देने पड़ेंगे। ये भी लीवर यांग राइजिंग के ही पॉइंट है, तो हमें इन सभी को सीडेट करना पड़ेगा। लीवर 3, लीवर 8, PUB 18, SP 6, K3, गवर्निंग वेसल 16 और गॉल ब्लैडर 20, ये लीवर यांग राइजिंग के पॉइंट हैं, इनको हम सीडेट करेंगे तो पेशेंट को बेनिफिट हम दे पाएंगे। अब धीरे धीरे चक्कर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है, सर भारी हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मुजीनेस हो रही है। मुजीनेस का मतलब है असमंजस हो रही है पेशेंट को, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस तरह की फीलिंग्स उसको आ रही है। तो बलगम, मतलब बलगम, सर में बलगम है, फ्लेम हो गया है वहां पर, उसके कारण से जो रुकावट हो रही है, तो उसमें भी हमें पॉइंट्स को हमें सीडेट करना पड़ेगा, क्योंकि रुकावट को हमें हटाना पड़ेगा। स्लाइड, थोड़ा थोड़ा चक्कर आना, अगर चक्कर थकान आने पर बढ़ जाता है तो ये की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, और की डेफिशिएंसी को देखकर हम उन पॉइंट को टोन करेंगे तो हमारा डायग्नोसिस बहुत अच्छा होगा। सडन एकाएक चक्कर आने लगना और एक्सेस कंडीशन के कारण होता है। अचानक चक्कर आ रहे हैं तो एक्सेस कंडीशन होती है, वहां पर हमें एक्सेस में पॉइंट्स को हम सीडेशन करेंगे तो हमारा डायग्नोसिस और भी ठीक होता चला जाएगा। अब आता है पूरे शरीर में दर्द होना। कभी पेन वाला पेशेंट आता है और हमें पूरे शरीर में पेन बताता है, तो हमें किस किस तरह से हमें उनका डिसाइड करना है, कम दर्द है, ज्यादा दर्द है, कहाँ कैसे, ये सारा देखना पड़ेगा। एकाएक सारे शरीर में दर्द होना व कपकपी व ज्वर के साथ देखेंगे तो वो विंड कोल्ड का अटैक है, वहां पर हम विंड कोल्ड अटैक के पॉइंट को हमें सीडेट करेंगे तो हमारा डिसीजन, मतलब हमारा डायग्नोसिस इस तरह का देखेंगे, और डायग्नोसिस करके हमें विंड कोल्ड के पॉइंट देने पड़ेंगे। सारे शरीर में दर्द के कारण थकान लगना, अब पूरे टाइम थकान लग रही है, शरीर में दर्द भी हो रहा है, तो ये है कि या तो की में स्टैग्नेशन हो गई है या ब्लड डेफिशिएंसी हो गई, सॉरी की डेफिशिएंसी हो गई है या ब्लड डेफिशिएंसी हो गई है। इन दोनों के कारण थकान भी लगेगी, क्योंकि ब्लड डेफिशिएंसी भी हो सकती है तो थकान लगेगी, ब्लड में ब्लड की कमी हो रही है वहां पर, और की कमी हो रही है वहां पर, तब भी हमारे पूरी बॉडी में पेन होगा। डिलीवरी के बाद महिला के सारे बदन में दर्द होता है, अब उसमें भी कई तरह का दर्द होगा। जब मंद मंद दर्द होगा तो ब्लड डेफिशिएंसी बताएंगे, जब दर्द तीव्र होगा तो ब्लड स्टेसिस, और चलने पर हाथों पैरों और कंधों में दर्द होगा, बाहों में दर्द होगा तो लीवर की स्टैग्नेशन। हमने इतनी बार ब्लड स्टेसिस पढ़ा है, स्टैग्नेशन पढ़ा है, ये स्टेसिस और ब्लड दोनों ही रुकावट है, तो ये बताइए कि ये दोनों को अलग अलग किस लिए, कहाँ पर यूज किया जाता है, ये कहाँ क्या है, मतलब कोई बताएगा मुझे कि ये स्टेसिस कहाँ होता है और स्टैग्नेशन कहाँ होती है? किसी को पता है ये कि स्टेसिस कहाँ होती है और स्टैग्नेशन कहाँ होती है? अपन बहुत बार इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेसिस हमेशा ब्लड में होती है, ब्लड में स्टेसिस होती है, ब्लड में जब रुकावट होगी तो हमें वो ब्लड स्टेसिस, और जब स्टैग्नेशन होगी तो जब की में स्टैग्नेशन होगी तो हम उसको स्टैग्नेशन कहेंगे। रुकावट दोनों ही है, पर एक ब्लड में होगी और एक ऊर्जा में की में होगी, तो ये दोनों का डिफरेंस है, हमें
ये हमें याद रखना चाहिए। रीजन में भी हो सकती है स्टैग्नेशन ना, क्या? पर्टिकुलर जैसे किसी मेरिडियन में भी स्टैग्नेशन हो सकती है। हाँ, वो की तो होगी ना, की स्टैग्नेशन होगी वो, और ब्लड में है तो वो स्टेसिस है। यही अंतर है, रुकावट दोनों में है, पर अगर ब्लड में है तो वो स्टेसिस कहलाएगा, और अगर की में है तो वो स्टैग्नेशन कहलाएगा। ये अंतर है दोनों में। अब आता है कि उपचार क्या देंगे। अगर लीवर की स्टैग्नेशन है तो लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34, TW6 और T6, इनको हम सिडेट करेंगे तो लीवर की स्टैग्नेशन दूर होने लगेगी, और उसका जो शरीर का दर्द है और वो कंधों का दर्द है वो दूर होने लगेगा। सभी पेशियों में दर्द के समान मांस में गर्म लगना। अब देखिए, गर्म लग रहा है तो स्टमक हीट वहां पर हम डायग्नोस करेंगे, और स्टमक हीट के जब हम पॉइंट देंगे ST21, ST44, ST45, CV12, CV13, T6 और SP6, इनको हम सीडेट करेंगे तो मांसपेशियों का दर्द जो है, मसल्स का जो पेन है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। भारीपन के साथ दर्द होना, अब भारीपन भी है और दर्द भी है, तो वो ह्यूमिडिटी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मसल्स है, तो वहां पर हमें ये डायग्नोस के पॉइंट मतलब डायग्नोस करना होगा, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी है, ये हमें डायग्नोस करना होगा एक्चुअली। स्टमक हीट वाले मैडम सीडेट करेंगे या वो करेंगे? हाँ, हीट है तो सीडेट है, जो एक्सेस टाइप होंगे वो सीडेट ही होंगे, और डेफिशिएंसी टाइप हमेशा टोन होंगे। तो अब आता है जॉइंट पेन। अब जोड़ों का दर्द जब आता है तो उसमें भी हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि जोड़ों का दर्द को हम कैसे डायग्नोस करें, और हम कौन सा ट्रीटमेंट दें, किस टाइप का ट्रीटमेंट दें उसमें। तो जोड़ों के दर्द में एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक, मतलब मूविंग पेन अगर जहां होगा वो विंड की कारण होगा, और एक ही स्थान पर तेज दर्द हो रहा है तो वो कोल्ड टाइप से होगा, कोल्ड टाइप होगा, मतलब कोल्ड के कारण होगा। अब एक स्थान पर दर्द के कारण सूजन और सुन्नपन है या स्वेलिंग भी है तो वो इन्फ्लामेशन जैसे होगा, वो ह्यूमिडिटी के कारण होगा। तो ये हमें दर्द को हमें पूछना पड़ेगा पेशेंट से कि मूविंग पेन है या एक ही जगह पेन है या सूजन और दर्द इस तरह का है, तो हम देखेंगे, हम डायग्नोस प्रॉपरली और इजीली उस चीज को हम कर पाएंगे। देखें, कोल्ड टाइप जो होता है वो बहुत तेज दर्द होता है, और फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई सेक कर लेना या कुछ कर लेना, क्योंकि वो कोल्ड टाइप है, इस वजह से हम वहां पर सेक बताएगा, मतलब डॉक्टर पेशेंट को सेक बताते हैं, और वो दर्द कम भी होने लग जाता है क्योंकि वो कोल्ड टाइप है। अब आता है पीठ का दर्द। पीठ का दर्द भी पेशेंट बहुत मतलब परेशान होता है पीठ के दर्द के कारण भी। तो पीठ में जब समय रहने वाला मंद मंद दर्द है, पीठ में दर्द है और मंद मंद दर्द है, तो वो किडनी की डेफिशिएंसी के कारण है। तो हमें K3, CV4, UB23, 47 और गवर्निंग वेसल्स 4 हम टोन करेंगे, तो जब किडनी की डेफिशिएंसी जो है वो दूर होने लगेगी और हम पेशेंट को बेनिफिट दे पाएंगे। अब पीठ में एकाएक तीव्र दर्द हो रहा है और कड़ापन आ रहा है, बहुत स्टिफ हो रही है, स्टिफनेस आ रही है, तो मतलब उसमें बैक स्प्रेन है या फिर ब्लड स्टेसिस है, वहां पर कहीं ब्लड में रुकावट है, और या फिर बैक स्प्रेन है। स्प्रेन में भी यही होता है कि वहां पर ब्लड में कहीं रुकावट होगी स्प्रेन के कारण, तो उन पॉइंट्स को हमें सिडेशन करना पड़ेगा, सिडेट, क्योंकि वो एक्यूट कंडीशन होगी, और एक्यूट कंडीशन में हम हमेशा सिडेट ही करते हैं क्योंकि वो एक्सेस टाइप होगी। पीठ में दर्द तीव्र होना, दर्द ठंड तथा नमी से बढ़ना और गर्म सेक से घटना। देखो, कोल्ड टाइप का आ गया कि इस तरह के कोल्ड टाइप का होगा जो तीव्र दर्द होगा। एक्सटर्नल कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इन बैक मेरिडियन, पीछे की मेरिडियन में ठंड लग गई है या ह्यूमिडिटी हो गई है, उस कारण से भी हमें यहाँ पर भी हमें पॉइंट तो हमें सीडेट करने पड़ेंगे, बट गर्म सेक से वो दर्द घटने लगेगा। पीठ में सुई गड़ने के समान दर्द तथा कमर को ना घुमा पाना, स्टेसिस ऑफ ब्लड बताता है, वहां पर हमें स्टेसिस ऑफ ब्लड हुआ है। अगर हमें सुई गड़ने जैसा दर्द हो रहा है तो वहां पर हमें स्टेसिस ऑफ ब्लड के पॉइंट्स देने होंगे, यही हमारा डायग्नोसिस होगा। पीठ का दर्द जो कंधों तक चला जाए, एक्सटर्नल अटैक का हमें इंडिकेशन देता है कि वहां पर एक्सटर्नल अटैक हुआ है। अब हीट का अटैक हुआ है या कोल्ड का अटैक हुआ है, वो पिछले
को देख करके और सिम्टम्स को देख करके, तेज और कम का देख करके हमें किस तरह से होगा वो हम उन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे और उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा, तो हमारा डायग्नोसिस और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आता है नमनेस। नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट बोथ साइड, तो ये सर्कुलेशन की प्रॉब्लम बता रहा है या ब्लड डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम बता रहा है। नमनेस ऑफ आर्म एंड लेग एंड बोथ साइड, तो ये भी ब्लड डेफिशिएंसी ही बताता है, वहां पर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, तो हम वहां पर सर्कुलेशन के पॉइंट अगर हम देते हैं, जैसे अगर पैरों में है तो फिंगर नंबर 5-6 में हम सर्कुलेशन के पॉइंट देंगे तो नमनेस दूर होने लगेगी, और नमनेस अगर फिंगर्स एंड हैंड्स में है तो हमें फिंगर नंबर 3 एंड 4 पर ट्रीटमेंट सर्कुलेशन का देना होगा, तो हम इस प्रॉब्लम को भी हम दूर कर पाएंगे। हमें इस तरह से इनका डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अब अगर हाथ की 3 उंगलियों में सुनपन है तो होने वाले लकवे का संकेत हो सकता है। सुनपन कितना है, कैसा है, ये हमें देखना पड़ेगा, और देख करके हम पेशेंट को बता पाएंगे कि क्या गंभीरता है उसकी, और गंभीरता के साथ हम उन पॉइंट्स को देंगे तो पेशेंट को हम अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, और ये हमारा डायग्नोसिस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आता है छाती व पेट में किस तरह से वहां पर दर्द होगा, तो हम क्या डायग्नोस करेंगे। पेन इन बक्श में पेन होना, हार्ट व लंग्स, वहां पर हमारा हार्ट और लंग्स है, वहां पर अगर दर्द है तो हमें देखना होगा, या साइड में दर्द है तो वो लीवर एंड गॉलब्लैडर के कारण होगा, वहां पर उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब पेट में है तो वहां पर हमारे ऑर्गन आते हैं, लीवर भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, वहां पर पेन है तो उनके क्या रीजंस हैं उनको देख करके हमें करना पड़ेगा। अब पेन इन चेस्ट, छाती में है तो स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड एंड हार्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यांग, यांग की डेफिशिएंसी भी होती है, हो सकती है, और ब्लड स्ट्रेसिस भी हो सकता है, तो हमें वो देखना पड़ेगा। अब P6 इनके पॉइंट्स हैं, P6, H5, CV6, CV17, UV15 एंड गवर्निंग वेसल्स 4, इनको हम सीडेट करेंगे, और यांग डेफिशिएंसी अगर होती है तो हमें उस तरह से उनको देख करके हमें इन पॉइंट को सीडेट करके हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यांग डेफिशिएंसी होगी तो हमें टोन करनी पड़ेगी। पर अच्छा, इसमें तो ये पूरा एक वो है प्रॉब्लम, स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड इन हार्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यांग, तो सर ये तो पॉइंट टोन होंगे ना फिर इसमें, क्यों सर? नहीं, स्ट्रेसिस ब्लड है ना, ये तो सीडेट होंगे। सीडेट ही होंगे, ओके सर। नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ यांग हो रहा है ना सर, उस वजह से स्टेसिस है, तो सीडेशन ही होगा इनका भी। स्टेसिस है इसलिए है, एक बार या तो नहीं बोलते डिफिशियंसी ऑफ यांग तो है, लेकिन स्टेसिस ऑफ ब्लड हो गई है हार्ट में, तो जी जी, वो हटाना पड़ेगा ना, सीडेट करिए तभी तो मूवमेंट होगा। ओके ओके सर, तो इन पॉइंट्स को हम सीडेट करेंगे, तो जो स्टेसिस ऑफ ब्लड हार्ट हो रहा है इसमें, तो वो प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। खांसी के साथ छाती में दर्द तथा पीला बलगम निकलना लंग्स में हीट को दिखाता है। हमें पेशेंट से भी पूछना पड़ेगा कि भाई किस कलर का अगर बलगम आ रहा है तो किस कलर का आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये हमें पूछना पड़ेगा। और अगर छाती में दर्द भी है, खांसी भी है, तो हम देखेंगे LI4, LI11, LU11, गवर्निंग वेसल्स 14, गवर्निंग वेसल्स 16, UV12 और गवर्निंग वेसल्स गॉल ब्लैडर 20 को हम सीडेट करेंगे, तो ये लंग की हीट निकलने लगेगी और पेशेंट को अच्छा हम डायग्नोस कर पाएंगे। अब आता है हाइपोकॉन्ड्रियम में भारीपन एवं तनाव। तो हाइपोकॉन्ड्रियम में भारीपन और तनाव स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की के कारण होता है, तो हम लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, लीवर गॉल ब्लैडर 34, TW6 और P6 को हम सीडेशन करेंगे। ये लीवर की स्टैग्नेशन के पॉइंट है, इनको हम सीडेट करेंगे, तो हमें ये डायग्नोसिस हमें करना पड़ेगा कि पेशेंट को ये स्टैग्नेशन के कारण दर्द हो रहा है, तो हम इन पॉइंट्स को हमें देना होगा। अब स्टेसिस ऑफ ब्लड में भी हमें, ये हाइपोकॉन्ड्रियम में तीव्र दर्द है तो स्टेसिस ऑफ लीवर ब्लड हो रहा है, तो हमें ये स्टेसिस ऑफ लीवर ब्लड के पॉइंट है वो अलग है। लीवर 3, गॉल ब्लैडर 34, UB17, 18, SP10 और CV6 को हम सीडेशन करेंगे, तो वहां जो
लीवर ब्लड स्टेसिस हो रहा है उसको हम दूर कर पाएंगे और पेशेंट को बेनिफिट मिलने लगेगा। अब आता है कि एपिगेस्ट्रियम में सामने मतलब ऊपर पेट का जो पार्ट है उसमें भोजन रुकने के कारण दर्द हो रहा है, तो वो स्टमक हीट के कारण होगा। तो जब स्टमक हीट को हम दूर करेंगे तो उसके लिए पॉइंट होगा P6, SP4, CV10, CV13, ST21 एंड 44 एंड 45। इनको हमें सिडेशन करना पड़ेगा और ये हमें डायग्नोसिस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। स्टमक में हीट बढ़ने के कारण वही है एपिगेस्ट्रियम में दर्द होना, और भोजन रुकने के कारण एपिगेस्ट्रियम में दर्द। दोनों कारण हो सकते हैं, भोजन की रुकावट होगी तो भी एपिगेस्ट्रियम में पेन हो सकता है, और स्टमक में हीट होगी तो भी एपिगेस्ट्रियम में पेन हो सकता है। दोनों के सेम पॉइंट्स हैं, इनको हमें सिडेशन करना पड़ेगा। इन दोनों को डिफरेंस करते हुए हमें डायग्नोस करना होगा। यदि मंद मंद दर्द हो रहा है, CV12 का टोन करा दीजिए। क्या सर? CV12 ये टोन होगा, CV12 क्यों टोन होगा बस। अच्छा, CV12 ओके ओके सर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है ना, हमें जी सर। समझे, इसलिए टोन होगा ये। अच्छा 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 अच्छा। तो सर हर कंडीशन में CV12 नॉर्मली CV12 टोन होगा, ओके ओके सर। एक्सेस कंडीशन में भी। जब हम स्टमक हीट के पॉइंट देंगे तो CV12 टोन होगा, जी, अदर पॉइंट्स सीडेड होंगे। जी। ओके सर, तो CV12 को टोन करेंगे, CV12 को, अदर पॉइंट्स जितने भी हैं उनको हम सीडेट करेंगे तो स्टमक हीट दूर होने लगेगी। ये हमें डायग्नोस करना होगा। अब आता है मंद मंद दर्द हो रहा है तो स्टमक में कोल्डनेस हो गई है। कोल्डनेस के कारण भी पेट में दर्द होता है, और कोल्डनेस के पॉइंट को हम दूर करेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ कोल्ड इन स्टमक। तो SP4, ST21, ST34 और CV13 को हम टोन करेंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी हो रखी है तो वहां पर हमें टोन करने होंगे इन पॉइंट्स को। यदि खाने से दर्द बढ़ जाए तो डेफिशिएंसी टाइप होगा, तो हमें स्टमक को टोन करना पड़ेगा। और यदि खाने से दर्द बढ़ जाए तो वो एक्सेस टाइप होगा। ये देखो डिफरेंस, देखो हमें पूछना होगा पेशेंट से कि खाने से पहले होता है दर्द या खाना खाने के बाद होता है। अगर वो इसमें बता पाता है तो हमें पता लगेगा कि वो एक्सेस टाइप है या डेफिशिएंसी टाइप है। तो हमें उसी तरह से पॉइंट को चूज करके हमें पेशेंट्स को डायग्नोस करना होगा। अब एपिगेस्ट्रियम में यानी पेट के ऊपरी भाग में भरापन लग रहा है, तो स्प्लीन में डेफिशिएंसी या ह्यूमिडिटी है, तो हमें उसको हमें डायग्नोस करना पड़ेगा और हमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट देने होंगे। ये तब होता है एक्चुअल में जब स्प्लीन की डेफिशिएंसी होती है और पेशेंट को भूख नहीं लगती है, और भूख नहीं लगती जब वो थोड़ा बहुत कुछ खाता है तो उसको फिर भारीपन होने लगता है। तो वहां पर हम इस भारीपन को दूर करेंगे। सॉरी, जब हम उस भारीपन को दूर मतलब वो करेंगे, भारीपन हो रहा होगा, हमें डायग्नोसिस करना होगा, तो हम ये पॉइंट्स देंगे, इसमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे। तो ये SP3, SP6, ST36, CV12, UV20 एंड 21 को टोन करेंगे तो ये प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। और अगर ह्यूमिडिटी का उपचार हमें देना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी के कारण भी ये दर्द हो रहा है, तो हमें ह्यूमिडिटी का अगर ट्रीटमेंट देना हो तो SP3, SP6, ST8 एंड CV12 को सिडेशन करना पड़ेगा। इन दोनों के बहुत सिमिलर वो हैं। अदर सिम्टम्स को देखते हुए हमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी और ह्यूमिडिटी का डिफरेंस करना पड़ेगा, और हमें इस तरह से हमारा डायग्नोसिस हमें करना होगा। अब आता है पेट में दर्द। अब पेट में दर्द एक तो अभी स्प्लीन के कारण और स्टमक के कारण हुआ, अब दूसरा हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन के कारण। डेफिशिएंसी को टोन करने होंगे। हाँ, डेफिशिएंसी के पॉइंट टोन करने पड़ेंगे, और ह्यूमिडिटी अगर होती है पेशेंट को तो हमें वो पॉइंट सीडेट करने पड़ेंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है इन्फेक्शन, तो वो इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन को दूर करना होगा, तो हमें वो पॉइंट सीडेट करने होंगे। अब आता है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो रहा है शौच के बाद। अगर हम पेट दर्द घट जाए तो वो एक्सेस टाइप है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को हमें सीडेट करना पड़ेगा। और शौच के बाद पेट दर्द बढ़ जाए तो वो डेफिशिएंसी टाइप है, तो हमें लार्ज इंटेस्टाइन को टोन करना पड़ेगा। तो पेट दर्द के कितने मतलब वेरिएशन है, ये इनमें सबको हमें पॉइंट्स और वो
सिम्टम्स को देख करके डिसाइड होगा कि करना होगा एलआई के कारण है या स्टमक के कारण है या लीवर के कारण है या स्प्लीन के कारण है, किस वजह से है ये हमें देखना होगा। हाइपोगैस्ट्रियम में पेट के नीचे के भाग में दर्द होता है तो ह्यूमी हीट इन यूबी और लीवर फायर गोइंग डाउन टू यूरिनरी ब्लैडर। एक बार अभी पहले जब हम चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे तब देखा था लीवर की फायर जो होती है वो चारों तरफ घूमती है, तो वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, कभी साइड में जाती है। तो यहाँ पर देखा है कि वो फायर जो है वो नीचे चली गई है और उसने यूबी पर अटैक किया है। तो वो यहाँ पर हमें ह्यूमिडिटी के इस तरह के डायग्नोस करना होगा उसमें। तो ह्यूमिडिटी हीट इन यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स हैं, उनको हमें सीडेट करना पड़ेगा। वो पॉइंट्स हैं यूबी 22, 28, 63, SP6, SP9 और CV3, इनको हमें सीडेशन करना पड़ेगा। और लीवर फायर गोइंग डाउन टू यूरिनरी ब्लैडर है तो उसके अलग पॉइंट्स हैं, लीवर 2, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 24, गॉल ब्लैडर 34, यूबी 18, 19, गवर्निंग वेसल्स 9, CV12, SP3, 6, 9 और LI 11। इनको हमें इसमें भी हमें सीडेशन ही करना पड़ेगा क्योंकि फायर है तो फायर को हमें कम करना पड़ेगा और हमें ये डायग्नोसिस देखना होगा कि वो ह्यूमिड हीट इन यूबी है या लीवर फायर गोइंग डाउन टू यूबी है। तो ये हमें डायग्नोसिस और भी सिम्टम्स के हिसाब से देख करके करना पड़ेगा। सर आगे हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मैडम ये यूटीआई के पॉइंट है, बता दीजिए। जी सर, ये हाँ जो ह्यूमिडिटी इन यूबी है वो यूटीआई के पॉइंट्स हैं। यूटीआई जब पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। ये यूटीआई के भी जब प्रॉब्लम होती है तो भी हमें इन्हीं पॉइंट्स को हमें देना चाहिए। और जब जैसे बर्निंग और वो इस तरह के जो बार बार यूरिन जा रहे हैं, अदर यूरिनर मतलब कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे टॉयलेट्स यूज कर लेते हैं, तब भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इन पॉइंट्स को हम देंगे तो भी हमें अच्छे बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। यूटीआई हो जाए तो कम से कम 1.5 महीने इस पॉइंट को लगाइए। हाँ, पॉइंट तो ज्यादा दिन नहीं लगाने पड़ेंगे। तो सर बाकी का कल से ले लें सर। जिनको यूटीआई हो जाए तो पॉइंट लगाओ या कलर लगाओ, जो भी लगाएं, लेकिन हाँ। इसको 1 महीना कम से कम लगाएं जरूर। ये वाले सर जो इसमें दे रखा है एब्डोमिनल वाला जो दे रखा है, ये जो यूबी22 एब्डोमिनल में जो फर्स्ट वो नंबर का जो दे रखा है ना, ह्यूमिडिटी यूबी दे रखा है। यूबी 20, 22, 28, 28 वाला, 26 वाला। बिल्कुल 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 यही है। हाँ जी ठीक है मैम। और वो कलर भी बता सकते हैं? कलर के लिए तो कलर से वैसे इतना इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कई बार धुल जाते हैं तो वो इफेक्ट खत्म होता है। मैग्नेट ही ज्यादा ठीक रहेंगी इसमें। ठीक है मैम। हाँ, मैग्नेट से ही जल्दी इफेक्ट होगा। सीडेट करना है ना इनको, Yes, सीडेट yes. करेंगे। हाँ, हीट बहुत बड़ा, देखिए यूटीआई बड़ा थोड़ा सा बड़ा बीमारी टाइप की हो जाती है ना, वो फिर जल्दी वो इन्फेक्शन बड़ा है और कुछ नहीं है। तो वो यूटीआई जो है उसकी वजह से आप हो जाए तो कोशिश तो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 15-20 दिन तो उसको करना चाहिए। और ये कलर से नहीं, ये इसी का लगाइए, सिडेशन का लगाइए। सिडेशन जो है पॉइंट लगाइए BM2। ये पॉइंट सर सिडेशन से ही मतलब मैग्नेट से ही ठीक होता है, कलर वलर से इतना जल्दी इफेक्ट इतना नहीं होता है। हाँ, अगर अपने को जल्दी इफेक्ट देना है पेशेंट को तो मैग्नेट ही यूज करिए इसमें। ठीक है। तो सर बाकी का कल से ले लो। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। और कोई किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, एक पॉइंट था मैडम, ये CV12 का जैसे सर आपने बताया कि जनरली हम टोन करते हैं एक्सेस हीट हो स्टमक की, फिर भी उस पॉइंट में एक्चुअली CV12 वो ऑल यंग ऑर्गन का कंट्रोलर है ना, मींस एज ए जैसे लीवर अपना लीवर 13 है इन का, ऐसा ही है। हाँ यस, वो भी है। उसको अगर हम बढ़ाते हैं सर तो स्टमक हीट है और फिर उसको टोन करते हैं तो कुछ इश्यू नहीं है ना उस केस में? नहीं, वो उसके केवल एक ही गुण नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ट्रीटाइज 2 पढ़िए। जैसे हम लोगों ने भी कहा द्रव्य गुण कर्म, अभी हम लोगों ने आयुर्वेद में कहा था कि कोई कभी हम कि उसको द्रव्य के हिसाब से, कभी गुण के हिसाब से, कभी कर्म के हिसाब से टोन से रेट करते हैं। वैसे ही आपको इसके गुण कर्म आपको मिलेंगे ट्रीटाइज 2 में। ट्रीटाइज 2 में देखेंगे, अगर ट्रीटाइज 2 की बात की जाए तो इसका जो असर है वो 2, ये स्टमक 12,
ST12 ना बता रहे हैं? CV12 सर। हाँ, सर CV12 CV12 की बात कर रहे हैं। CV12 तो स्टमक का ही पॉइंट है एक्चुअली। हाँ हाँ, स्टमक का उसका फ्रंट शू पॉइंट है सर। हाँ, front show। उसका फ्रंट शू पॉइंट है, तो उसका CV12 का बता रहा हूँ कि उसमें इफेक्ट क्या है, मतलब क्या क्या है तो वो ये हम तमाम पॉइंट ऐसे होते हैं जो स्टमक के अच्छे पॉइंट्स में आते हैं, तो कुछ वो प्रोटोकॉल में दिया हुआ है। एक सेकंड, हाँ सर, दिया तो है, पर जनरली अपन वहां पर चक्र आता है, उसको जनरली हम सीडेट करते हैं। वो अलग पढ़िए, देखिए ये एक प्रोटोकॉल के उसमें दिया गया, सिंबल नहीं है। जी सर, प्रोटोकॉल हाँ में बिल्कुल सर। इस बिंदु का नाम है ग्रेड हार्मोनाइजर। इस बिंदु पर उपचार देने से शरीर की सभी प्रक्रिया सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। तो यानी एक कंसेप्ट, ये भी कंसेप्ट समझिए ना, ये दिस इज मूव फ्रंट पॉइंट ऑफ द स्टमक मेरिडियन। अब ये क्या कर रहा है, ये सभी आपकी पूरी प्रोसेस को ठीक कर रहा है। तो ये पॉइंट भी तो महत्वपूर्ण हो गया, इसका गुण। जी सर, इसको ये जब गुण, ये स्ट्रांग होगा तो हार्मोनाइज और कर ये पाएगा। डिजीज की डिजीज के उपचार का स्पेसिफिक पॉइंट है। अब बीच उस वाले पॉइंट पर जब स्टमक में कहीं हुआ तो उसके उपचार का पॉइंट है, तो सेडेशन में टोनिफिकेशन कर दिया, तो उन्होंने इसके गुण को बढ़ा दिया। ये उसका कंसेप्ट है। इसलिए बहुत ऐसा मत सोचे कि जब प्रोटोकॉल का पार्ट हो तब केवल एक ही गुण काम नहीं देता है। हाँ, उसके इफेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं मिलकर के। थैंक यू। तो इसलिए वो था। बिल्कुल सर। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और देखिए जितनी बार आप इस पढ़ेंगे, एक बार से आपने सुन लिया नॉवेल की तरह ऐसा नहीं है। इसको आप देखेंगे, पॉइंट को समझेंगे, और कुछ पॉइंट्स को याद रखें, जैसे धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको पॉइंट, और उनके आधार पर, जैसे आपने कहा कि उसका लीवर का है, तो लीवर के 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, और उन पॉइंट पर आप बहुत उपचार करते हुए आपको मिलेंगे, बहुत से केस मिलेंगे, मतलब प्रैक्टिस में लीवर 3-13-14, GB 34 और P6 और TW6, ये आपको बहुत अधिकांशतः मिल जाएगा। कोई आए और कह रहा है कि साहब हमको बहुत अब मेल में अधिकांशतः बीमारी मिलेगी लीवर इसी का। क्यों? शाम को ड्रिंक कर रहे हैं, उनका दोस्तों ने करा दिया, उन्होंने करा दिया, और आप देखिए यही बोले कि बड़ा दर्द हो रहा है इधर, राइट में बड़ा दर्द हो रहा है वो। अब आप समझ जाइए, तो आप सिंपल से पॉइंट लगा दिए सिडेशन के, वो खुद ही कहेंगे कि आधे घंटे पौन घंटे बाद की बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। मैं वैसे कह रहा हूँ, ये इस शुड बी मैनेजमेंट कहा जाता है, ये डिजीज का मैनेजमेंट है, क्योंकि हमको समझ जाना है कि किस तरह का आदमी है। उसने कहा नहीं तो 200 बात कर जाते हैं, बस इतना जहां सुना आपने बस समझ लीजिए कि लीवर के आप तुरंत पॉइंट लगा दीजिए। स्टमक हीट हम लोग कहते नहीं, तो स्टमक उन्होंने कहा कि यहाँ हमको दर्द हो रहा, दर्द होता है, और वो है, और पानी उनका हाँ पी लेते हैं, 1 लीटर तो पी ही लेते होंगे, बस खत्म। आपको कुछ सोचना नहीं है, स्टमक हीट के पॉइंट लगा दीजिए, चाहे आप कलर लगाइए, चाहे स्टमक हीट के पॉइंट लगाइए, क्योंकि ये मैनेजमेंट है, उसको पहले राहत मिलनी है, तो वो स्टमक हीट के पॉइंट जैसे जाएंगे ठीक होने लगेगा। तो और प्लस जैसे किसी समय जो और पॉइंट लगाते हैं कि LI4 है, ये सब जो भी लगाते हैं वो तो हाइब्रिड कोल्ड है, ये सब सीजनल आते हैं, तो उनको भी मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट दोनों तरह से होना चाहिए, एक तो रूट कॉज जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग तो कहते हैं रूट कॉज कर ठीक करिए, लेकिन एक मैनेजमेंट भी होता है, तो आप लोग मैनेजमेंट भी सीखिए, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट नहीं सीखना है। दूसरा, जब पेशेंट कोई आएगा तो आप इसका ये जरूर बोलिए कि जिन समय मान लीजिए आपके पास आया और 3 दिन बाद नहीं आया, तो आप ये जरूर कहिए कि भाई 12-13 घंटे बाद जो है पॉइंट को हटा दीजिए, जबकि किडनी उडनी का एक आध छोड़ दीजिए, अदरवाइज और सब पॉइंट को 12 घंटे बाद आपको हटवा लेना है, जैसे पॉइंट हो। YNM के पॉइंट और जल्दी हटवाइए। तो ये पॉइंट जब हटवाते हैं तो कुछ कहना चाहिए आपको, वो हटा देगा। वो कहेगा मैं 3 दिन बाद आ पाऊंगा साहब, मैं तो 60 किलोमीटर दूर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 60 गांव से आता हूँ, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, परसों नहीं आ पाऊंगा, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। अब 2 दिन करें क्या वो, तो 2 दिन उसको काम करने के लिए होमवर्क दीजिए। ये होमवर्क के रूप में आपके पास क्या है, कहिए गोला चलाइए, कहिए आप करिए, है ना। तो ये होमवर्क है। प्लस कह दीजिए कि मेथी की पट्टी यहाँ पे बांध दीजिएगा, मेथी की पट्टी वहीं बता दीजिए कि ऐसे बांधना है, और उसको टेप दे दीजिए।
मेथी उसके पास होगी ही। तो ये जो होमवर्क आप दे रहे हैं ये अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, आप उसमें अवेलेबल नहीं हो, वो पेशेंट आपका हो गया आज ही से, जिस समय आपके पास दिखाया उस समय पेशेंट आपका हो गया। तो ये कोई ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे हो, लेकिन ये मैनेजमेंट आप कर रहे हो कि उसको मैनेज कैसे करना है। एक तो पहले तुरंत दर्द ठीक करना है, तुरंत उसको ठीक करना, राहत देनी है, उसको लगे कि बहुत बढ़िया जादू किया है, जादू भले न हो, जादू किया है। फिर दूसरा जो है उसको होमवर्क दे दीजिए, होमवर्क में वो इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें आपके प्रोसेस में। और इसको रोगी रोग उपचारक में कहा गया है, एक किताब है डॉक्टर जीसी अग्रवाल की, कि रोगी रोग उपचारक, उसमें यह कहा गया है कि रोगी जो है रोग और डॉक्टर के बीच में, यानी थेरेपिस्ट और रोग के बीच में बैठा हुआ है। अब डिपेंड ये करता है कि रोग सफल होगा कि डॉक्टर सफल होगा, ये तय करेगा कौन? रोगी। कैसे? जो उसको आपने ये कहा कि ये चलाओ, आपने कहा ना रोलर चलाओ, आपने कहा कि गोला चलाओ, आपने कहा बॉल करो, तो इस बॉल के करने से उसको फायदा क्या होगा? जो आप फायदा चाह रहे हैं वही उसको भी हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है ना, एनर्जी बैलेंस हो रही है, स्टिमुलेशन हो रहा है। तो उस स्टिमुलेशन से उसको फायदा हो रहा है, तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, रोग की तरफ नहीं। और अगर वो नहीं करता, वो मेथी नहीं लगाता, है ना, और उसी चीज को वो लेके बैठा हुआ है, तो वो, और आपने कोई प्रिकॉशन कहा कि आप जरा टहलना भी शुरू कर, मैंने आपने कोई कहा, कोई चीज एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपने कहा कि टहलिए, अब वो टहल नहीं रहा है, तो वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं है, वो रोग की तरफ आकर्षित है, वो आपको फेल करने के लिए बैठा हुआ, मैं बता रहा हूं वैसे। तो ये वो उन्होंने हम नहीं कहा, वो जिसी अग्रवाल साहब कह रहे हैं, कि मैं नहीं कह रहा हूं। तो उनकी बातों को हम कह रहे हैं कि वर्चुअली रोगी रोग उपचारक में रोग जो है, रोगी जो है बीच में बैठा हुआ रोग और आपके, जिधर वो आकृष्ट हो जाएगा उधर जो है आप वो ही सफल हो जाएगा। अगर आपकी तरफ हुआ तो आप सफल, उसकी तरफ गए, रोग की तरफ गया तो रोग सफल, बस ये है। तो उसी रूप में हम लोग कहते हैं होमवर्क दीजिए, मैनेजमेंट करिए, मैनेजमेंट जरूर करिए। कुछ चीजें जैसे अभी अनिता जैन मैडम ने पूरा बताया और कहा कि ये देखिए उसको देखिए, तो आपने समझ लिया, उनसे छोटे छोटे पॉइंट खोजिए। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि सीजनल में तो आपको विंड कोल्ड ये सब अटैक है, और हम जानते हैं उसको अगर नॉर्मल कंडीशन है, जब 2-3 बात कही, जैसे मान लीजिए आपने लंग्स को सिडेट किया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो विंड कोल्ड का अटैक हुआ, आपने लंग्स को सिडेट कर दिया, यही तो करते हैं आप। अब उससे ये जरूर कहिए कि जब ठीक हो जाइए तो हमको 2 बार जरूर दिखाइएगा, हमको एक पॉइंट आपको और लगाने हैं। तो क्या करना है आपको? जब वो ठीक हो जाएगा तो लंग्स को टोन करना है, नहीं, क्योंकि लंग्स को टोन नहीं किया तो लंग्स तो सिडेशन चला हुआ, उसकी आवाज वैसे भी दब जाएगी। और आपको कोई आदमी देखे कहेगा कि तो इसको डिफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि आपने 7 दिन 8 दिन 10 दिन जो लगाया है पॉइंट, ये सिडेशन लगा दिया है। तो अब वो ठीक हो रहा है तो आपको उसको लंग्स को 2 दिन टोन करना चाहिए कम से कम, ताकि वो नॉर्मलसी में आ जाए। ये मैनेजमेंट वाला है, मैनेजमेंट का पार्ट है, ये ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि हड्डी में कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिकाई कर दीजिए, फिर आप आए और आपने गर्म पानी खूब अपना बढ़िया से, उसने सिकाई कहा है तो आपने सिकाई कर दिया। कंसेप्ट ये है, वो भी कहता है कि बर्फ से सिकाई करिए। क्यों कह रहा है? क्योंकि एनर्जी बढ़ी है। हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं कि एनर्जी बढ़ी है। तो अब आप गर्मी नहीं देनी है क्योंकि यांग दे रहे हैं आप, आपको इन देना है, आपको ठंडक देनी है, तो ठंडक के लिए आइस से सिकाई। और जब वो ठीक हो जाएगा और 10 दिन बाद, मान लीजिए 15 दिन 20 दिन बाद आता है और कहता है दर्द है, तो अब आपको अगर देना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब आपको देना है हड्डी में, तो अब आपको गर्म पानी से देना है, क्योंकि अब तो एनर्जी घट रही है उसकी वजह से दर्द है। क्लियर? तो यंग एज, डॉक्टर्स बताते हैं इसी तरह से। हाँ, यंग एज के आदमी को और एजिंग प्रोसेस के आदमी को, दोनों में कॉन्स्टिपेशन दोनों संभव है, लेकिन एक कॉन्स्टिपेशन डिफिशियंसी का हो सकता है और एक एक्सेस का हो सकता है। नहीं, अगर एक्सेस हीट होगी
तो बोलिए कॉन्स्टिपेशन होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताएं। ओके, जला देगा ना, तरल को जलाएगा ना। जल को जला देगा। और यंग लड़का है, उसकी हीट अधिक बढ़ी हुई, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, लड़का लड़की कोई भी है, उसकी हीट बढ़ी हुई है, और वो जला दिया तो भी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और एक एजिंग प्रोसेस का आदमी आता है, उसकी डिफिशियंसी है, इसलिए LI और जो कॉम्बिनेशन है LI और LU का, वो दोनों डिफिशियंसी की वजह से। तो ये ऐसे हम लोग मैनेजमेंट भी सीखना है, हम लोगों को दोनों काम करने हैं। हम लोग सेमेस्टर 2 में हैं, अब हम लोग मैनेजमेंट ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद मैनेजमेंट ये सीखना है। और हम लोगों को खेमका सर के सपनों को पूरा करना होगा। ये बिल्कुल सबके लिए है, कंपलसरी है, उनके सपनों को पूरा करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य हो, हमारा धर्म भी होना चाहिए। और वो उनके क्या है सपने हम लोग जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विश्राम, फिर हम लोग आते हैं। नमस्ते सर। अनीता मैम बहुत अच्छा, अनीता मैम बहुत अच्छा, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया समझाया। थैंक यू सो कम मच। से कम हम इस पे फिर रिपीट करना शुरू करेंगे, ठीक है? बहुत बिल्कुल, इसको दोबारा